अब मुगलसराय स्टेशन नाम नहीं चलेगा, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम होगा। जिस मुगल ने हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटा, आज 75 साल से हम उसी के नाम पर स्टेशन चला रहे हैं। अंग्रेजों के नाम पर हम जो है अपना रोड चलाते हैं। अब अंग्रेजियत और मुगलियत इस देश में नहीं चलेगा। मेरा यही कहना है कि संस्कृति, विचारधारा और विरासत को बचाने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार अब देश की पहली चाहत है। और इस देश के मतदाता ने अब सोच लिया है कि देश के अंदर एक ही गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल किस तरह से मुगलों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और मुगल वंश को लेकर उनकी जो अपनी राय है वो क्या है। मोदी की गारंटी से देश चलेगा, चले यहां तक तो बात कुछ समझ में भी आती है, लेकिन अंग्रेजों के साथ जो है मुगलों का समावेश करार कर दिया और फिर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले मुगलों के नाम से उन्हें आपत्ति है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। आप शुरुआत में ही सुने कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे एमजीएम किशनगंज के डायरेक्टर भी है और हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रतिनिधि है, मुखिया समिति आदि उनके वोट से जीतने वाले एमएलसी भी है और वो क्या कुछ कह रहे हैं उसे आपने सुना होगा। मुगलों के बारे में उनकी जो जहन है वो साफ हो गया और मुगल वंश को लेकर उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। इसको लेकर के सोशल मीडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के दृष्टिकोण को रख रहे हैं। सोशल मीडिया में चर्चाओं का जो बाजार है वह गर्म है। हम इसी बहाने मुगल काल के इतिहास के पन्नों पर नजर डालना चाहेंगे और मुगल काल पर बात करना चाहेंगे। हम आपको बताते चले 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक मुगल काल, जो मुगल वंश था उनका जो राज था हिंदुस्तान में। 1526 से 1707 का जो मुगल काल था उसे वास्तविक मुगल काल कहा जाता है। मध्यकालीन में मुगलों ने 250 से 300 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया। तो हम आपको बता रहे थे कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो मुगलों का काल रहा उसे वास्तविक मुगल काल के नाम से जाना जाता है और 1526 से 1858 तक हालांकि मुगलों का राज रहा, लेकिन 1707 से लेकर के 1858 तक जो काल रहा उसे उतना सक्रिय काल नहीं माना जाता है। बीच में कुछ वर्षों के लिए शेरशाह सूरी ने भी के हाथों में सत्ता गई थी। उसके बाद फिर पूरे मुगल वंश के हाथों में जो है सत्ता की वापसी हुई थी। हम पूरे मुगल काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, 1526 से 1540। हम आपको बताते चले कि 1526 से 1540 तक का एक मुगल काल रहा, फिर 1556 से लेकर 1707 का एक मुगल काल रहा, फिर 1707 से लेकर 1858 तक भी एक मुगल काल रहा। बाबर पहले थे, मुगल वंश के जो सबसे पहले बादशाह थे वो बाबर थे, जो 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं के हाथ गद्दी आई, जिन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक उन्होंने राज किया। उसके बाद अकबर के हाथों में सत्ता आई। हम आपको यह बताना चाहेंगे हुमायूं के बाद 1540 के बाद शेरशाह सूरी के हाथों में सत्ता गई थी। शेरशाह सूरी की भी एक लंबी दास्तान है, शेरशाह सूरी कैसे मुगलों को हराने में कामयाब हुए थे, तमाम तर चीजें हैं। अगर उस पर हम बात करना चाहें तो वीडियो काफी जो है ज्यादा लंबा होने का जो है डर है। बहरहाल अकबर ने भी 1605 तक जो है राज किया। उसके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक जो है उन्होंने अपना राजपाट संभाला। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक जो है उन्होंने राज किया। फिर औरंगजेब जो कि 1658 से लेकर 1707 तक जो है उन्होंने राज किया और औरंगजेब के ही काल को वास्तविक मुगल काल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए, बहादुर शाह जफर, फरखुशयार, मोहम्मद शाह अहमद, आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन लोग के जो कार्यकाल है वो प्रभावशाली नहीं रहे, ऐसा इतिहासकारों का जो है मानना है। और इनमें से औरंगजेब को लेकर जो है जितने लोग हैं उनके अलग अलग ख्यालात हैं। यहाँ अपवाद है, कुछ लोग औरंगजेब को बहुत अच्छे मानते हैं तो कुछ जो तबका है वो औरंगजेब को इतना अच्छा नहीं मानते हैं। सबकी अपनी अलग अलग जो है दृष्टिकोण है। हम आपको बताते चले कि अगर हम अकबर की बात करें तो बीरबल उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मानसिंह जो है सैनिकों का प्रधान जो था वो मानसिंह थे और तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। इस तरह से हम पूरे मुगल काल के बादशाहों को अगर हम के कार्यकाल पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने राजपूत घरानों से उनकी जो है अच्छी
ताल्लुकात रही और लगभग सभी मुगल वंश के बादशाहों के यहाँ जो है बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े ओहदों पर हिंदू मुस्लिम एकता की जो है वो मिसालें देखने को मिल रही थी, ऐसे इतिहासकारों ने कहा है। हमने कहा कि औरंगजेब को लेकर थोड़ा सा विवाद है, इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग उसे बहुत बेहतर मानते हैं तो कुछ लोग उसको लेकर गलत ख्यालात भी रखते हैं। लेकिन अगर हम औरंगजेब को साइड कर दे तो बाकी जो मुगल बादशाह है उनकी जीवनी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता रहा। एक तहजीब थी। मुगलों के काल को हम अंग्रेजों से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब अंग्रेजी दास्तान को आप सुनेंगे तो जितनी यातनाएं, जितनी तकलीफें अंग्रेजी शासनकाल में हुआ है, मुगलों के शासनकाल में नहीं हुआ है। मुगलों ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी है। हुमायूं का मकबरा, लाल किला, शीश महल, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुगलों के वक्त के बनाए हुए हैं। बहरहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल के बयान के बाद सीमांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुगलों को लेकर दिलीप कुमार जायसवाल की जो सोच है आखिरकार वो निकलकर सामने आई। हमारे जो कुछ सोशल मीडिया एक्टिव साथी है जो उसको लेकर आवाज भी उठाते हैं। मुगलों के पूरे शासनकाल को आप जब पढ़ेंगे, अलग अलग इतिहासकारों को जब आप पढ़ेंगे, तो उस समय जो हमारे हिंदू भाई थे वो लोग भी फारसी की पढ़ाई पढ़ते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फारसी का अच्छा खासा ज्ञान था। इस तरह से कई ऐसे बड़े महापुरुष रहे हमारे देश के जो फारसी का उन्हें जो है ज्ञान था, क्योंकि मुगलों के शासनकाल में फारसी की बड़ी तरजीह थी और उसे बड़ा तवज्जो दिया जाता था। कुल मिलाकर जब आप मुगलों के इतिहास को खंगालेंगे, उसे पढ़ेंगे, अगर आपके पास वक्त है तो अंग्रेजों के शासनकाल से कम हम मुगलों की तुलना तो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आज देश स्वतंत्र है और देश में लोकतंत्र का राज है, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता द्वारा जनता पे शासन, यानी जनता का ही जनता पे जो है शासन है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अलग होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है अलग होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि सरकार हर फैसला जनता को पूछ के करे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमने एक पंचायत को लिया और वहां से किसी मुखिया जी को चुना, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरे पंचायत का जो है एक आवाज हुआ और वो आवाज को लेकर के वो प्रखंड के बीडीओ सीओ तक पहुंचाते हैं। उसी तरह से विधानसभा जो है वो पूरे विधानसभा के अवाम की एक आवाज होता है, जो विधानसभा की आवाज बनकर जनता की तरफ से वो अपनी बातों को जो है विधानसभा में रखते हैं। उसी तरह एमपी होता है जो संसद भवन में लोकसभा की जो है रिप्रेजेंटेटिव करता है और उस लोकसभा क्षेत्र की आवाज बनकर जो है देश के संसद भवन में लोकसभा की समस्याओं आदि चीजों को जो है लोकसभा में रखने का काम करता है। कभी हम आएंगे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर जो है हम विशेष रिपोर्टिंग करेंगे और वो बातें भी आपके सामने में रखेंगे। बहरहाल मुगल काल के शासन को संक्षेप रूप में हम बताने की कोशिश किए। हम चाहेंगे कि वीडियो को आपने सुना होगा तो इसे आप में जो कमी बेसी हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक में है तो फॉलो कर ले, यूट्यूब में तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।